मैं ऋषिकेश कर्ण, और आप सभी को आपका यह अपना चैनल कर्ण केमिस्ट्री क्लासेस पे हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे वह केमिस्ट्री का यूनिट 14 जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। और बायोमोलिक्यूल का यह चैप्टर जो है वो ज़बरदस्त चैप्टर है, और आप लोग इसको बायोलॉजी में कहीं ना कहीं इस बायोलॉजिकल टर्म को आप लोग जानते भी होइएगा। तो जो लोग बायोलॉजी के बैकग्राउंड से हैं शायद उनके लिए यह ज़्यादा इजी हो जाए, और मैथ वाले बच्चे आप टेंशन ना लें, क्योंकि आपको इसमें कुछ उतना खास है नहीं, और जितना है वो बेसिक चीज़ आप लोग जानते भी होइएगा। नहीं जानते हैं तो हम है ना बता दे रहे हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप सबों से पूरा आशा और विश्वास है कि आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मस्ती के साथ आपकी तैयारी चल रही होगी। तो चलिए इसी और आशा के विश्वास के साथ हम लोग आज का जो यह क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं। और यूनिट 14 है, और इसको एक ही शॉर्ट में क्लियर कर देना है। इसमें टोटल 34 क्वेश्चन है, हमने सेलेक्ट किया है 34 क्वेश्चन, और वो 34 क्वेश्चन हम आपको एक ही वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे। तो चलिए देरी ना करें और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहें, ठीक है। और अब आपकी समय और ज़्यादा ना लेते हुए मैं क्लास को सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। चलिए तो आइए देखिए, ये चैप्टर जो है हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वह स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं जैव अणु, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं जैव अणु, बायोमोलिक्यूल कहते हैं। तो चलते हैं हम लोग, आज का जो क्लास है हम लोगों का वो क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। चलिए, जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, 12th बिहार बोर्ड 2025 के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम लोग। चलिए, आपके सामने में पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थायी होती है? द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे एक क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रोटीन होते हैं उसके हेलिकल स्ट्रक्चर किसके कारण होता है? आयनिक बॉन्ड के कारण, या कोवेलेंट बॉन्ड के कारण, या वंडरवाल फोर्स के कारण, या हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, ये आपको बताना है। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग इसका रिप्लाई करिए, आंसर दीजिए, क्या होगा? आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए, इसका बिल्कुल आंसर सही है हाइड्रोजन बॉन्ड, डी बिल्कुल आंसर सही है। और जिन लोगों के भी मन में डी चल रहा था, आप लोग बहुत अच्छा सोच रहे थे, और ये बहुत अच्छा आंसर है आपका डी। तो चलिए हम लोग जो अब आगे है वो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, आइए दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीटोहेक्सोज है? इसमें से कौन कीटोहेक्सोज है वो आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोहेक्सोज? कीटोहेक्सोज कौन है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च। कीटोहेक्सोज का मतलब हुआ कि जिसमें कीटोन ग्रुप हो, और एल्डोहेक्सोज का मतलब होता है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो। तो अब आपको यह बताना है कि इसमें से कीटो ग्रुप कौन सा है। बात समझ गए? आपको क्या बताना है कि इसमें से कीटो ग्रुप कौन सा है, वो अब आपको बताना है। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा कि कीटो ग्रुप इसमें से कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो इसमें कीटो ग्रुप जो है वो हो जाएगा फ्रुक्टोज, क्योंकि फ्रुक्टोज में कीटोन होते हैं, जबकि मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, ठीक है। इसलिए जब भी बात चले कीटोहेक्सोज का, तो उसका सही आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज। क्या आंसर हो जाएगा? फ्रुक्टोज। ओके, चलिए विटामिन जो खून को स्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है वह है ए विटामिन विच प्ले अ वाइटल रोल इन द कोगुलेशन प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। कहता है ब्लड को कोगुलेट होने में सबसे मुख्य भूमिका कौन निभाता है? कौन सा विटामिन? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अगर ब्लड कोगुलेट का जो भूमिका है वो कौन निभाता है? जैसे देखते हैं हमारा जो, अगर कहीं से कुछ कट हो जाती है बॉडी के अंदर तो ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, नहीं, और फिर वो कुछ समय के बाद वो अपने आप बंद हो जाती है, अस्कंदित हो जाते हैं, दैट मीन्स कोलेटेड हो जाते हैं, नहीं। तो कहता है कि ब्लड जो कोलेट हो रहा है, कोगुलेटिंग, तो ब्लड को कोगुलेटिंग करने के लिए इसमें से कौन सा विटामिन आपके लिए मेन है? ठीक है, कौन सा विटामिन इसमें हेल्प करता है, वाइटल रोल निभाता है, अहम भूमिका निभाती है?
ये आपको बताना है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। तो चलिए बताइए जल्दी से, इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। क्या आंसर हो जाएगा? विटामिन के। क्लियर है? ये जो विटामिन के की अगर हम लोग बात करें तो ये विटामिन के आपको कौन सी करने में, ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्पफुल होता है, ये वाइटल रोल निभाता है। क्लियर है बातें? चलिए आगे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी 12 में उपस्थित रहता है, विटामिन बी 12 में कंटेंट्स क्या उपस्थित होते हैं विटामिन बी 12 के अंदर में, वो आपको बताना है। कोबाल्ट होते हैं, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है या निकेल होते हैं, कौन से मेटल होते हैं बताइए? विटामिन बी 12, ठीक है, बी 12। चलिए तो बी 12 में जो होते हैं आपको बता दें, कोबाल्ट। बी 12 में क्या होता है? कोबाल्ट। क्लियर है बातें? और इसका सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। चलें, चलिए बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले। चलिए आगे आते हैं। विटामिन ए कहलाता है, विटामिन ए क्या कहलाता है ये आपको बताना है। विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन में है एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, या रेटिनॉल कहते हैं, या कैल्सीफेरोल कहते हैं, या टोकोफेरोल कहते हैं। विटामिन ए को क्या कहते हैं ये आपसे पूछ रहा है, बताइए। विटामिन ए को हम लोग क्या कहेंगे? तो विटामिन ए को हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। विटामिन ए का जो केमिकल नेम भी आपसे पूछ सकता है, या तो सीधा आपसे पूछेगा विटामिन ए को कहते हैं या नहीं, विटामिन ए इज नॉन एज, तो बोलेंगे रेटिनॉल। विटामिन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक अम्ल है। अभी ये बताए थे हम आपको कि एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड इज अ, क्या वह विटामिन है, क्या वह एंजाइम है, या क्या वह प्रोटीन है, या क्या वह एमिनो अम्ल है? तो ये आपसे पूछ रहा है कि यह जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि जो यह एस्कॉर्बिक एसिड है वह एक क्या है? विटामिन है। अब ये बताए थे विटामिन सी। विटामिन सी की अगर हम लोग चर्चा करें तो विटामिन सी को हम लोग कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। समझे? देखिए विटामिन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। बात समझ गए? तो मैं आपको बता दूं, फैट सोल्यूबल जो होते हैं विटामिन होते हैं टू टाइप्स के, एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। समझे? एक होता है वाटर सोल्यूबल और एक होता है फैट सोल्यूबल। तो मैं आपको बता दूं, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, फैट सोल्यूबल में आपको विटामिन ए, ठीक है, डी, ई, के, ये सब आता है। और अगर हम लोग वाटर सोल्यूबल की बात करें तो इसमें विटामिन बी और विटामिन सी आता है। समझ गए? तो जो भी देखिए, तो हम आपको बता दें, जो विटामिन सी है और बी है, विटामिन बी और विटामिन सी जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वह कभी भी हमारे बॉडी में स्टोरेज होके नहीं रहता है। वह किसी न किसी के थ्रू, या तो पसीने के थ्रू या यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है वाटर में डिजोल्व होकर के। बात समझ गए हैं? तो वो हो गया वाटर सोल्यूबल और ये हो गया फैट सोल्यूबल। विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल, दूसरा वाटर सोल्यूबल। क्लियर है बातें? तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फैट सोल्यूबल विटामिन या वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो चलिए हम लोग चलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इज अ, एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? एक विटामिन है। चलिए अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया OCH2 CHOH का होल 4 CHOHI, ठीक है, जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो उत्पाद है इन रिएक्शन OCH2 CHOH का होल 4 CHO। अब आपको इसमें से कह रहा है जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो क्या निकलता है, ठीक है। इसमें से कितने कार्बन हो गए हैं? 4, 5, 6 कार्बन है और आपको एक एल्डिहाइड दिख रहा है, दैट मीन्स ग्लूकोज है। तो जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो क्या निकलेगा? एन हेक्सेन निकलेगा। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एन हेक्सेन निकलेगा। क्या निकलेगा? एन हेक्सेन होगा इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने में। एंजाइम क्या है? व्हाट इज द एंजाइम? एंजाइम क्या है ये आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है,
या कार्बोहाइड्रेट है, या लिपिड है, या प्रोटीन है, या नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं है। ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि ये क्या है। क्लियर है बातें? बताइए, जल्दी से बताइए ये क्या है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए ये क्या है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है कि यह एक प्रोटीन है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। बात समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, और आपको बताना है कि मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, ह्यूमन बॉडी क्या प्रोड्यूस नहीं करता है, ये आपको बताना है। बताइए क्या प्रोड्यूस नहीं करता है? एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है, या डीएनए, या विटामिन, या हार्मोन्स? ठीक है, इसमें से क्या उत्पन्न नहीं करता है, ये आपको बताना है। बताइए, हरियप हरियप, क्या उत्पन्न नहीं करता है, बता सकते हैं? तो चलिए, आप लोग सही बता रहे हैं, आपका बिल्कुल आंसर सही है। विटामिन यह उत्पन्न नहीं करता है, सिंथेसाइज नहीं करता, प्रोड्यूस नहीं करता अपने बॉडीज में, या विटामिन को प्रोड्यूस नहीं करता। विटामिन हम लोग कहीं ना कहीं आउटर सोर्स से लेते हैं, हरे साग सब्जी खा करके, फ्रूट खा करके, नहीं, मीट, मछली, अंडा, समझे, ये सब खा खा करके कहीं ना कहीं हम लोग विटामिन को लेते हैं। बात बूझें या? तो विटामिन को हम लोग प्रोड्यूस नहीं करते हैं। आप लोग जानते हैं एंजाइम है हमारे बॉडीज के अंदर में, ये प्रोड्यूस करता है, तब तो हम लोग जो खाना खाते हैं वो पचता है। अगर खाना खाते और नहीं पचता तो हमेशा बॉर्डर के पारे रहना पड़ता। बात बुझ गया ना? जिसका भी अगर पेट में प्रॉब्लम हो जाता है, पेट का समस्या हो जाता है, क्या होता है, वो बॉर्डर पारे रहता है। बॉर्डर से जैसे इधर आता है कि बस फिर गोलीबारी बमबारी स्टार्ट, फिर भागता है बेचारा, क्या करेगा? ठीक है, तो वो एंजाइम के कारण, अगर आपके बॉडीज में एंजाइम सही रूप से वर्क नहीं करता है तो देखते हैं ना, गैस बन जाता है आपके बॉडी में। एसिड्स के बढ़ने के कारण आपके बॉडी में पेन करने लगता है, आपको पेट में पेन करने लगता है। नहीं, कहते आह मीठा मीठा दर्द कर रहा है, क्यों? वही गैस बन जाने के कारण एसिड्स ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग उसको कम करने के चलते क्या खाते हैं? दवा, नहीं, बेसिस। और डीएनए तो करता है, डीएनए भी प्रोड्यूस होता है, तब तो आप ही का संतान है, तो आप ही के जिसका ना उसका डीएनए होगा। जब आप डीएनए टेस्ट करवाइएगा तो आपका संतान है, तो किसका किसका होगा? पड़ोसी का थोड़ी ही। अगर कहीं धोखा से पड़ोसी का हो गया तो मामला गड़बड़ है, कहीं ना कहीं बोकस वोट पड़ा है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। डीएनए जो है वो भी आपके बॉडी में प्रोड्यूस है। और हार्मोन्स तो होता ही है। अगर हार्मोन नहीं होगा तो हमारे बॉडी में देखते हैं दाढ़ी मूंछ का आना, बचपन से जैसे जैसे हम जवान होते जाते हैं, बॉयज़ में खासकर, तो उसकी आवाज़ का चेंज हो जाना, ये बहुत सारे जो परिवर्तन होते हैं, चेंजिंग होता है बचपन से लेकर के और जवानी तक, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं हार्मोन के कारण ही होते हैं। बात समझ गया ना? हाँ, बुढ़ारियों तक होता है, ऐसा नहीं कि जवानी तक। चलें आप लोग आगे। विटामिन ऐसा होता है जो हम लोग को बॉडी में नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड बनाता है, जो 1 से 2 बनाता है, 1 बनाता है, वो होता है मोनोसेकेराइड। और जो 3 से 10 वाले का होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। और 3 से ऊपर वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, 10 से ऊपर वाले जो होगा कार्बन वाले, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। समझे? ओलिगोसेकेराइड के अंदर में डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब आते हैं ओलिगोसेकेराइड के अंदर में। तो जिसमें अगर एक कार्बन, नहीं समझे, अगर एक ही हो मोनोसेकेराइड, वो उसको हम लोग 2 या 2 से अधिक फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हैं मोनोसेकेराइड के फॉर्म में, तो वो कहलाता है सिंगल, नहीं, वो मोनोसेकेराइड कहलाएगा। जिसमें 3 से अगर 10 तक उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मोनोसेकेराइड के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तो वो आपको कहलाएगा ओलिगोसेकेराइड्स। और जो 10 से ज़्यादा फॉर्म में टूट सकता है वो कहलाता है पॉलीसेकेराइड्स। तो आपसे पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट विच L3 to 10 मोनोसेकेराइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड। जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो कोई कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वह 3 से 10 पार्ट्स में टूट जाता है, हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, तो वह कौन सा क्या होगा? समझ गए? सेकेराइड्स होंगे इसमें से, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। तो हम आपको बताए हैं पहले ही, इसको हम लोग ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं।
क्या कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स। और बिल्कुल सी आंसर सही है। आप लोग आंख बंद करके सी आंसर मार सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, और आपके सामने में अगला क्वेश्चन ये रहा। हम आपको बहुत जल्दी अगला क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं। चलिए आपके सामने में बहुत जल्दी अगला क्वेश्चन ये रहा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ग्लाइसिन में भास्मिक ग्रुप है, भास्मिक मतलब बेस, नहीं, इन ग्लाइसिन द बेसिक ग्रुप इज, इसमें बेसिक ग्रुप कौन सा है वो आपको बताना है। बताइए जल्दी से। बेसिक ग्रुप 4 ऑप्शन है, NH, NH2, COOH, COO-। तो बताना है आपको इसमें से बेसिक ग्रुप कौन है, जल्दी बताइए। इसका बिल्कुल सही आंसर है NH2, एमीन। ये जो होता है ये बेसिक ग्रुप है, किसमें, ग्लाइसिन में। किसमें, ग्लाइसिन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये टोटल के टोटल क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं आपको इंपॉर्टेंट के श्रेणी में इसको रखा गया है, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। बात समझ गए हैं? हाँ बिल्कुल सही है। आपके मन में होता होगा क्या आएगा कि नहीं आएगा, अरे आने वाला या नहीं आने वाला तो कोई नहीं जानता, बट तैयारी तो हम लोग करते हैं ना। जब हमको पता है कि यही क्वेश्चन आएगा तो हम लोग एक साल से तैयारी क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? सीधा जब मालूम है केवल उतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे और 2 साल आराम से टांग में तेल लगा के घोड़ा बेच के सो जाएंगे, और जैसे एग्जाम होगा उतना क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे और दे के आ जाएंगे, टॉपर हो जाएंगे बिना पढ़े लिखे हुए। जब आपको पता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते सर आएगा कि नहीं आएगा, सर आप जो बता रहे हैं वो आएगा कि नहीं आएगा। बाबू आएगा या नहीं आएगा वो उस पर छोड़ दो ना। तो मेरा जो काम है, मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपका काम है कि सर पढ़ा रहे हैं तो उसको हमको पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं से आपको इसकी तैयारी करनी होगी। बात समझ गए? तो चलिए, हाँ आना नहीं आना तो उसके ऊपर छोड़ दीजिए। चलिए इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। सेलुलोज के पूर्ण जलावघटन से प्राप्त होता है प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ सेलुलोज इज। सेलुलोज का जब हाइड्रेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, डी ग्लूकोज। क्या बनता है, डी ग्लूकोज। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। डीएनए में उपस्थित पिरिमिडीन बेस है, बेस प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में जो पिरिमिडीन है, नहीं वो कौन सा बेस है ये आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या बताओगे? साइटोसिन एंड एडेनिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, और साइटोसिन एंड यूरासिल। नहीं, किसमें उपस्थित है, डीएनए में। देखिए हम लोग जानते हैं एक होता है कौन चीज, नहीं सी ए, ठीक है, जी, साइटोसिन, एडानिन, ग्वानिन, ये 3 जो है वो दोनों में पाया जाता है। डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जाता है, ये दोनों में पाया जाता है। ये 3 साइटोसिन, एडानिन, ग्वानिन। बस एक थाइमीन और यूरासिल ये अलग हो जाते हैं। तो थाइमीन जो होता है वो डीएनए में होता है, तो डीएनए में अगर हम लोग लिखते हैं तो डीएनए में हम यहाँ पर टी लगा देंगे, तो ये हो गया डीएनए का साइटोसिन, एडानिन, ग्वानिन और थाइमीन। बट जब हम लोग आरएन की बात करते हैं तो इसमें सी, जी, ए तो रहेगा और यहाँ पर हम लगा देंगे यू। क्या लगा देंगे, यू। यू का मतलब होता है यूरासिल। तो यूरासिल जो होते हैं, नहीं प्यूरिन, क्लियर है बातें, वो कहाँ होते हैं बेस, यूरासिन वो होता है आरएनए में और थाइमीन होता है डीएनए में। तो आपसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन कि डी बेस प्रेजेंट इन डीएनए आर, तो डीएनए बेस किसमें प्रेजेंट है, तो हम जाते हैं साइटोसिन सब में होगा, तो साइटोसिन तो हो गया। अब अपन को इसमें से देखना है तो थाइमीन, साइटोसिन के साथ साथ थाइमीन। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा साइटोसिन एंड थाइमीन। ओके, क्योंकि यूरासिल होगा, अगर आरएनए रहता तो ये डी आंसर होता, बट आरएनए नहीं है, क्या दिया हुआ है, डीएनए। तो डीएनए अगर है तो उसमें क्या हो जाएगा, साइटोसिन एंड थाइमीन। इसका बिल्कुल सही आंसर आपके सामने पेश हो रहा है, बिल्कुल सी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर बताइए जल्दी से। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज तथा बीटा एस डी प्लस ग्लूकोज है, नहीं है, क्या है ये, तो आपको बता दें यह एनोमर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमर कहते हैं।
क्या कहते हैं? एनोमर कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर है आपका एनोमर। देखिए सब कुछ एकदम हाई हो दादा, ये मच्छरवा जो है ना ये हम ही को परेशान करेगा। देखो क्या कहें, कौन जन्म का ये दुश्मनी निभा रहा है मच्छरवा हमसे, समझ नहीं आ रहा। अरे भाई जाओ नहीं यहाँ से। चलो जी अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई है। द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ स्टार्च इज, क्या होगा बताइए? मोनोमेरिक इकाई क्या होगा स्टार्च का? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज और मेनोज, मेनोज क्या होगा बताइए? आपका क्या होगा जनाब है अली? अपनी तो ऐसी तैसी, थोड़ी ऐसी यह वैसी, आपका क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर क्या होगा? द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ स्टार्च इज इसका बिल्कुल सही आंसर आप कह रहे हैं ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ स्टार्च। ओके, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ स्टार्च ग्लूकोज। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन सा एक पॉलीसेकेराइड है? विच इज अ पॉलीसेकेराइड? इसमें से आपके पास चार दिया हुआ है, स्टार्च है, फ्रुक्टोज है, माल्टोज है, ग्लूकोज है। तो हमने आपको बताया था पॉलीसेकेराइड किसको कहते हैं। पॉलीसेकेराइड हम लोग उसको कहते हैं जब हम लोग उसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे और वह 10 से ऊपर से मैंने टूट जाएगा, नहीं तो उसको हम लोग पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं, पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। क्लियर है बातें? तो चलिए इसका सही बिल्कुल आंसर हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च को हम लोग बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स। क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड्स। ओके, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तो हो गया, ये है आपका ओलिगोसेकेराइड्स में, और ये फ्रुक्टोज और ग्लूकोज हो गया आपका मोनोसेकेराइड। क्या हो गया? मोनोसेकेराइड। बट स्टार्च की हम लोग बात करेंगे तो स्टार्च है पॉलीसेकेराइड्स। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोहाइड्रेट? चलिए जल्दी बताइए, जल्दी से, कम ऑन कम ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट? कार्बोनेट क्या, कौन है इसमें से? कौन है बताओ बताओ। थाइमीन है? क्या लैक्टोज है? क्या ग्लिसरॉल है? या क्या इंसुलिन है? आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछता है इंडिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोहाइड्रेट्स। आपसे पूछता है बिहार बोर्ड कि इसमें से कार्बोहाइड्रेट कौन है। जल्दी से बताइए, आउट क्वेश्चन 2025 बिहार बोर्ड के लिए, बताइए जल्दी से। इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा लैक्टोज। क्या आंसर हो जाएगा? लैक्टोज। लैक्टोज जो है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और हम आपको बताए थे कि ये सब जो है इंसुलिन का सब हार्मोन हो गया, नहीं ग्लिसरॉल कार्बोनेट नहीं है, कार्बोनेट है लैक्टोज। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपको बताना है द विटामिन्स एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इंस्टेंट अलॉन्ग विथ फैट्स आर, वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाले विटामिन है। कौन सा विटामिन है ये आपको बताना है, बताइए। विटामिन ए डी, विटामिन ए बी, विटामिन ए सी या विटामिन बी डी? बताइए जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी खामॉन बताइए। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए और डी। ए और डी जो है वो आपके इंस्टेटाइन में क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, अवशोषित हो जाते हैं। चलिए कहता है विच इज फाइट एंड फ्लाइट ऑर्गेन? आपके कौन सा अंग जो है उसको हम लोग फाइट तथा फ्लाइट अंग कहते हैं? फाइट, फ्लाइट, समझे? आपके बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है, बताओ। आपके बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है, नहीं ऑर्गेन है, अंग है, जिसको हम लोग कहते हैं फाइट और फ्लाइट? कौन सा पार्ट है बताओ?
फाइट एंड फ्लाइट। बताओ बताओ बताओ, चलो मैं बता दूं, आ जाओ, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नहीं 19 नंबर, और 19 का सही आंसर ये गलत है, थायराइड नहीं होगा, एड्रीनेलिन होगा, एड्रीनेलिन होगा, क्लियर है, थायराइड नहीं होगा, एड्रीनेलिन होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर है। एड्रीनेलिन जो है इसको हम लोग बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट ऑर्गन, ठीक है। चलिए, कहता है कि द नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन्स दैट अ ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज इज, प्रोटीनों में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल जिन्हें मानव शरीर संश्लेषित करता है वो है, बताइए कौन सा है, क्या इसमें बी जो है वो, देखो टोटल एमिनो एसिड्स कितने हैं आवश्यक, एसेंशियल नहीं, आवश्यक कितने हैं 20, उसमें से हम आपको बता दें जो टोटल एमिनो अम्ल है वो मानव के शरीर में कितने पाए जा रहे हैं 20, उसमें से कह रहा है कि मानव सॉरी टोटल जो, हाँ वो संश्लेषित कितना करता है, तो संश्लेषित केवल 10 गो को करता है, संश्लेषित कितने को करता है 10 गो को, तो इसका सेल का बिल्कुल आंसर सही होगा 10। ओके, अगला नंबर है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन, इसमें से ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसका टेस्ट हम लोग प्रोटीन के लिए नहीं करते हैं, प्रोटीन के परीक्षण के लिए हम लोग उसका टेस्ट नहीं करते हैं, ऐसा कौन सा टेस्ट है, पहला टेस्ट है मिलन टेस्ट, दूसरा है मॉलिस टेस्ट, तीसरा है बायोरेट टेस्ट, और चौथा है निनहाइड्रीन टेस्ट। ये 4 टेस्ट आपके सामने में है, बताना है कि इसमें से हम लोग, इसमें से किसका टेस्ट माने किसका यूज जो है वो प्रोटीन के टेस्ट के लिए हम लोग नहीं करते हैं, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मॉलिस टेस्ट, बिल्कुल सही आंसर है मॉलिस टेस्ट। ओके, इसका जो यूज़ है वो हम लोग कहाँ करते हैं बताइएगा, कहाँ करते हैं, प्रोटीन के लिए नहीं करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। ये जो है मॉलिस टेस्ट, इस मॉलिस टेस्ट का यूज़ कार्बोहाइड्रेट के टेस्टिंग के लिए किया जाता है, ना कि प्रोटीन के टेस्टिंग के लिए किया जाता है। तो आपसे वही पूछ रहा है कि इसमें से किसका हम लोग यूज़ प्रोटीन के टेस्टिंग के लिए नहीं करते हैं, इज़ नॉट यूज फॉर टेस्टिंग प्रोटीन। 22 नंबर क्वेश्चन है 22, कह रहा है प्यूरिन डेरिवेटिव अमोंग द फ्लोइंग इज प्रोटीन, इसमें से किसका डेरिवेटिव है ये आपको बताना है, साइटोसिन का है, ग्वानिन का है, यूरेसिल का है और थाइमिन का है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपके स्क्रीन पर ये आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, और आपको इसमें से आंसर का जवाब देना है कि कौन सा आंसर बिल्कुल सही आंसर है। प्यूरिन डेरिवेटिव्स अमोंग द फॉलोइंग इज, या किसका डेरिवेटिव्स है ये आपको बताना है। ओके, तो चलिए आप लोग का टाइम समय स्टार्ट होता है, ओनली यू हैव 10 सेकेंड, जल्दी से बताओ। चलिए, इसका बिल्कुल सही आंसर आपको कह रहे हैं ग्वानिन, ग्वानिन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्यूरिन डेरिवेटिव्स अमोंग द फ्लोइंग, ठीक है, प्यूरिन जो है वो किसका डेरिवेटिव्स है, ग्वानिन का डेरिवेटिव्स। ओके, चलिए, वन ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी इज, इसमें से कहता है 4 ऐसे 4 को आपको ऑप्शन है, इसमें से ऐसा कौन सा एमिनो एसिड है जिसको हमारा बॉडी क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, ठीक है, संश्लेषित करता है, बताओ। इसमें से ऐसा 4 है, लाइसिन है, हिस्टोडीन है, वैलिन है और एलानिन है, ये सारे के सारे क्या है, एमिनो एसिड है। इसमें से कौन सा एमिनो एसिड है जो हमारे बॉडी उसको क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, बताइए ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा एमिनो एसिड है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 23 का डी, नहीं बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसको हम बोलते हैं एलानिन, क्या बोलते हैं उसको, एलानिन। ओके, ये जो है सो हमारे बॉडी इसको सिंथेसाइज्ड करता है, बाद बाकी ये जो 3 आप देख रहे हैं इसको हमारा बॉडी सिंथेसाइज्ड नहीं करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है अल्फा एमिनो अम्ल जिसमें एरोमेटिक पार्श्व श्रृंखला होती है, द अल्फा एमिनो एसिड विच कंटेन्स द एरोमेटिक साइड चेन इज,
इसमें से एरोमेटिक साइड किस में होता है, ये आपसे पूछ रहा है, बताइए जल्दी से। 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। 24 नंबर क्वेश्चन रहा, आप लोग बताओगे 24 का सही आंसर क्या होगा। प्रोलीन है या नहीं, टायरोसिन है या वैलिन है या ट्राइपोफेन है, क्लियर है, ट्रिप्टोफेन है, ट्रिप्टोफैन, बताइए। प्रोलीन, टायरोसिन, वैलिन और ट्रिप्टोफेन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो बता दे। इसका 24 है और 24 का सही आंसर आपको हो जाएगा बी, नॉट प्रोलीन, टायरोसिन इसका सही आंसर होगा। टायरोसिन इसका सही आंसर है, क्लियर है। इसमें एरोमेटिक साइड चेन होते हैं टायरोसिन में, ओके। इसमें से क्या है, ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो इसको डाइजेस्ट नहीं करता है, बताइए। जो है ना, मनुष्य का पाचन तंत्र जो है सो उसको डाइजेस्ट नहीं करता है, ऐसा कौन सा इसमें से। स्टार्च है, सेलुलोज है, नहीं ग्लाइकोजेन है या ग्लूकोज है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सेलुलोज, ठीक है। 25 का बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। इसको जो है सो मनुष्य के पाचन जो तंत्र है वो पचा नहीं पाता है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रोटीन का प्रमुख संरचनात्मक लक्षण है, मेन स्ट्रक्चरल कैरेक्टर, ठीक है। स्ट्रक्चरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटीन इज ईथर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या ऑल ऑफ दिस। ये चार ऑप्शन आपके सामने में है, बताइए क्या होगा इसका सही। मेन स्ट्रक्चरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटीन इज, बताइए जल्दी से। चलिए पेप्टाइड बंधन, कौन सा बंधन है, पेप्टाइड बंधन है, पेप्टाइड बॉन्ड जिसको कहते हैं, क्लियर है बातें। चलिए चले आगे। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है, इसमें से प्रोटीन कौन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटीन, प्रोटीन कौन है नहीं है वो आपको बताना है, आंसर देना है। तो बताइए चार ऑप्शन है आपके पास में, विंग, ऊल, हॉर्न और डीएनए, इसमें से प्रोटीन कौन नहीं है। चलिए बताइए। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा, और आपको बता दें कि इसमें से अगर इसका सही आंसर हम देखें तो डीएनए प्रोटीन नहीं है, ओके। डीएनए प्रोटीन नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है डी, और आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन आइए। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2 इज, बताइए। B2 नहीं, केमिकल नेम बताइए जल्दी से। 28 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन, बिल्कुल सही आंसर है राइबोफ्लेविन, इसका बिल्कुल सही आंसर है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2 इज राइबोफ्लेविन, क्लियर है। ए अभी बताए थे, रेटिनॉल विटामिन ए, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन कौन चीज सी। चलिए आपको कमेंट में ये बताना है कि फाइलोक्विनिन किसका केमिकल नेम है, कौन सा विटामिन का ये दूसरा नाम है, फाइलोक्विनोन, ये आपको बताना है, ओके। कमेंट में जरूर आप लोग बताएंगे कि फाइलोक्विनोन किसका नाम है, ओके, किस विटामिन का नाम है। चलिए मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, ओके, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका आंसर जरूर सही दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा, ग्लूकोज में क्रेल कार्बन की संख्या है, नहीं, द नंबर ऑफ क्रेल कार्बोनेशन इन ग्लूकोज इज। देखो क्रेल कार्बन होता क्या, पहले ये इसको समझो, शायद इससे पहले भी एक बार बताए हुए आपको। क्रेल कार्बन उसको कहते हैं जिस कार्बन पे सबसे पहले तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना, कैसा बना रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा कि उस पे जितने भी सारे समूह जुड़े हुए हैं वो सब अलग अलग समूह जुड़े होंगे, ग्रुप अलग अलग जुड़ा होगा। जैसे एक कार्बन है और इसी पर हमने क्या कर दिया, OH जोड़ दिया, यहाँ CH जोड़ दिया, यहाँ Cl जोड़ दिया, यहाँ H जोड़ दिया, तो इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे क्रेल कार्बन। कौन सा कार्बन बोलेंगे, क्रेल कार्बन। बात समझ में आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कितने क्रेल कार्बन होते हैं, C6H12O6 होता है, यही ना होता है जी,
हम लोग इसको लिख सकते हैं CHO COH OH HCOH HCOH H। इसी तरह चलेंगे तो 1 2 3 और 1 1 2 3 और एक नीचे में यहाँ पर आएगा 4, समझे 4। और यहाँ जो लगाया इसमें CH2OH लगता है। इस कार्बन पर जो है सो 2 गो H है ना। इस कार्बन पर आप देखिएगा 2 गो H लगा हुआ है, ऐसे है, यहाँ कार्बन है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ OH है, तो इसीलिए यह क्रियल कार्बन नहीं होगा। दूसरा यहाँ CHO लगा है, ठीक है, जो आपको C डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है वो, तो ये आपको जो कार्बन है वो sp2 बनाता है, sp3 नहीं बनाता है। ये sp3 बनाएगा, ये sp3 बनाएगा, ये sp3 बनाएगा और ये sp3 बनाएगा। 1 2 3 4, ये जो 4 कार्बन है यही क्रियल है, क्रियल कार्बन को शो करता है। देखिएगा यहाँ पर एगो है OH लगा, यहाँ पर एगो H लगा है, इधर ये अलग से जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं ना। तो सब अलग अलग बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कौन चीज़, क्रियल। तो आपसे पूछा जाएगा, 4 गो था टोटल, तो आपसे पूछा जाएगा कि जो हाइड्रो ये होते हैं ग्लूकोज होते हैं उसमें क्रियल कार्बन की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ क्रियल कार्बन, नहीं तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन चीज़, 4। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा। 30 नंबर क्वेश्चन बताना है स्टार्च के जल अपघटन पर प्राप्त होता है। ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च वी गेट, चलिए जल्द से बताइएगा, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, बोथ है, सुक्रोज है। तो जब भी हम लोग स्टार्च को, स्टार्च मतलब हो गया C12H22O11, इसको अगर हाइड्रोलाइसिस का भी कभी भी हाइड्रोलाइसिस इसको करवाएंगे, इन्वर्टेज ठीक है। तो ये जो इन्वर्टेज होता है, इन्वर्टेज क्या है, कैटलिस्ट है क्लियर है। तो इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब भी हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो C6H12O6 बनता है, C6H12O6 बनता है। एगो को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज और एगो को बोलते हैं फ्रुक्टोज। अब आप कहोगे कि सर दोनों का फार्मूला सेम है, तो एगो को ग्लूकोज और एगो को फ्रुक्टोज क्यों कहते हैं, तो ग्लूकोज होता है एल्डोज, जिसमें एल्डिहाइड के मान ग्रुप जुड़े होते हैं, और ये जो फ्रुक्टोज होता है वो होता है कैसा, कीटोज, जिसमें कीटोन के, ठीक है, ग्रुप जुड़े होते हैं। इसी को ध्यान में रखिएगा, क्लियर है बात है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोनों, बोथ, सी आंसर बिल्कुल सही होगा इसका, सी, ठीक है। कहता है जल अपघटन प्राप्त होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ, सॉरी, वो जो होता ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा, स्टार्च के बारे में, और हम आपको बता दिए हैं सुक्रोज के बारे में। बताइए C12H22O11, ये तो सुक्रोज का होता है ना, और आपसे यहाँ से पूछ रहा है स्टार्च। बड़का मिस्टेक हो गए हो ना, बुझले। तो हाँ, स्टार्च पूछ रहा है, तो स्टार्च से केवल और केवल ग्लूकोज होते हैं। क्या होता है, ग्लूकोज। ओके, बिल्कुल आंसर सही है इसका, ए आंसर बिल्कुल सही है, ग्लूकोज। स्टार्च की बात कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट विटामिन सी है। विटामिन सी क्या है सो बताइए, विटामिन सी क्या है, सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, या एस्कॉर्बिक एसिड है, या नॉन ऑफ दी। जब भी हम बताए हुए थे, क्या बताए थे कि विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। दूसरा हम आपको क्या बताए थे, विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जो हमारे बॉडी में स्टोर होके नहीं रहता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बृहद अणु नहीं है, विच इज नॉट अ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, DNA, स्टार्च, नहीं उसके बाद है पमिटेट, और उसके बाद है इंसुलिन। इसमें से कौन बृहद मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही है। पमिटेट जो है वो क्या नहीं है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, सुक्रोज का सूत्र है, फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, अभी जो हम आपको पढ़ाए थे, सुक्रोज C12H22O11, अभी बताए थे C12H22O11, बिल्कुल सही है, बी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, सुक्रोज का जल अपघटन देता है, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, सुक्रोज अभी पढ़ाए थे, तो सुक्रोज का जो जल अपघटन देगा वो क्या क्या दे रहा था, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। जो हम अभी स्टार्च पढ़ा रहे थे, स्टार्च में हम ज़्यादा पढ़ाते फ्लो में नहीं बुझे, आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट है कि आइए देखते हैं हम लोग, तो गड़बड़ा गया था मामला,
बुझे। तो हम लोग चले गए थे स्टार्च के बदला किस में, सुक्रोज में। हमने आपको बताया था जब सुक्रोज का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मिलता है। तो इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा ये कौन सा, सी। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोनों चीज़ मिलता है। चलिए, और ये इस तरह से आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया। यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया। हमने इसमें से 34 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया था, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसमें से, यूनिट 14 जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो 1 से लेकर के 14 तक आपका कंप्लीट हो चुका है ऑब्जेक्टिव। अब हम देखेंगे 15 नंबर चैप्टर का जिसका नाम होगा पॉलीमर, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कल। क्लियर है? तो आप सभी से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और प्लीज़ 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 इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करें ताकि आपके जो फ्रेंड अभी 12th में है उनको हेल्प मिल जाए 2025 के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के लिए इसको मदद मिल जाए। तो आप सभी से मैं फिर से पुनः एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कृपया करके ज़रूर इस वीडियो को शेयर तो ज़रूर करें, और शेयर के साथ साथ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आपका कुछ ऐसा कमेंट है जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था एक क्वेश्चन का कमेंट, उस कमेंट को भी जरूर दें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। इति रेवा खंडेत अध्याय समाप्त। फिर हम लोग कल मिलते हैं या नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहें और किसी का टास्क बनाते रहें, और आप लोग इस वीडियो को जरूर देखते रहें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।